गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिनेश सर हिंदी वाले। जैसा कि आप लोगों को पता है, वर्ग 3 और सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, इन्हीं सभी को लेकर हिंदी शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला लेकर आया हूं, जिसमें कि आप लोगों को मैं हिंदी शिक्षण के प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है। वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य किससे है? अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन। जल्दी से आंसर बताइए, क्या होगा? वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य, तो इसका आंसर है अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन। समझ गए होंगे आप लोग उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्द के हिस्से, अक्षर पूर्ति करना आदि को कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, ये पूछा है। अक्षर चक्र विधि, टेप रिकॉर्डर विधि, फ्लैश कार्ड विधि या उच्चारण विधि। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोगों को आंसर मिलेगा इसका फ्लैश कार्ड विधि। कौन सी विधि? फ्लैश कार्ड विधि। चलिए 2 प्रश्न हो चुके हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। निगमन प्रणाली का तात्पर्य किससे है? देखिए, आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, है ना, आप लोगों नाम सुने होंगे, ये सब विधियां होती हैं। तो आप लोगों से यहाँ प्रश्न पूछने का तात्पर्य ये है कि निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या है। पहले उदाहरण देना, फिर उसका निष्कर्ष जानना, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना और पहले नियमों को बताना, फिर उनकी व्याख्या करना। तो इसका सही उत्तर जो है, पहले उदाहरण देना फिर उसका निष्कर्ष निकालना, यह उत्तर हो सकता है क्या? जल्दी बताइए। या पहले नियमों को बताना फिर व्याख्या करना। तो ऐसा कहते हैं इसका सही उत्तर जो है आप लोगों को मिल जाएगा, पहले नियमों को बताना फिर उसकी व्याख्या करना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर पर, इसका आंसर लिखा होगा डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं और अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 4, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन कौन सा है? बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठ साधन कौन सा है? मातृभाषा, राजभाषा, विदेशी भाषा, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा मातृभाषा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुक करते हैं और अगला प्रश्न जो है आपके लिए प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि मुहावरा और का और हो जाना का क्या तात्पर्य है? और का और हो जाना क्या तात्पर्य है? और का और हो जाना मतलब यहाँ गढ़ फतह करना, ये तो एक खुद मुहावरा है। थक्कर चूर होना, ये भी एक मुहावरा है। पहले जैसा ना रहना, बिल्कुल बदल जाना, बिल्कुल सही, यही इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। आज की श्रृंखला में आपको बहुत ही अच्छे और मजेदार प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं सारे विगत प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं और आने की भी संभावना होती है कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं किसी पेपर में आ सकते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य नहीं है। बहुत अच्छी बात लिखी इसने, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ एक शब्द लिखा है नहीं, बस यहीं पर कहानी थोड़ी सी अटक जाती। बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ते नहीं है और उत्तर के पीछे भागने लग जाते हैं। सीधा पढ़ेंगे कि राष्ट्रभाषा से तात्पर्य, सही प्रश्न को पढ़िएगा अच्छे से कि राष्ट्रभाषा से तात्पर्य नहीं है। तो राष्ट्रभाषा वो होती है जो किसी राष्ट्र प्रमुख में होती है और राष्ट्र के सभी लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही होती है, जबकि राजभाषा जो होती है वो सरकारी कार्यों की भाषा कहलाती है। देश में अधिकतर लोगों की भाषा को भी राष्ट्रभाषा कहते हैं। जनमानस की बोलचाल की भाषा भी हो सकती है। जैसे जापान वगैरह में अगर आप लोग चले तो समझ जाएंगे आप लोग। तो अगले प्रश्न का ये जो उत्तर था कि सरकारी कार्य, तो भैया ये तो होती है राजभाषा, जबकि इसने क्या पूछा है,
राष्ट्रभाषा को पूछा है। किसको पूछा है? राष्ट्रभाषा को। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सरकारी कार्यों की भाषा। जरूर नहीं कि राष्ट्रभाषा सरकारी कार्यों की भाषा हो, हाँ, परंतु राजभाषा सरकारी कार्यों की भाषा होती है। तो इसका सही आंसर जो था वो राजभाषा के लिए था। और यहां प्रश्न में जो पूछा है वो पूछा है उसने राष्ट्रभाषा को। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की शुद्धता अशुद्धियां, ध्यान दीजिएगा, फिर से प्रश्न को पढ़ दे रहा हूं। विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धता न करे, इसके लिए आवश्यक है। मतलब हमें क्या कराना चाहिए, शिक्षक को क्या कराना चाहिए, ऐसा कहने का आशय है। तो काव्य का रसास्वादन, भाई ये तो काव्य वो है जब रस छंद अलंकार की बात करते हैं तो वहां है। कहानी लिखाना, तो लिखने से अक्षर विन्यास और वर्तनी का थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि मेल बैठ पाएगा। सामूहिक वाचन कराना, श्रुति लेखन का अभ्यास, श्रुति लेखन, हाँ, कहानी लिखना तो बच्चा ऐसा है सकता है कि देखकर लिख लेगा। सामूहिक वाचन में ऐसा है कि सब एक साथ टीचर का अनुकरण करके पढ़ रहे होंगे। पर श्रुति लेखन में क्या होता है, ये शुद्ध लेख होता है बेटा, जो कि स्कूलों में शिक्षक करवाते हैं। शुद्ध लेख, शुद्ध लेख में क्या होता है कि कोई एक वाचन कर रहा होता है और बाकी सब बच्चे बैठकर लिख रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसका अक्षर विन्यास भी पता चल जाएगा और वर्तनी का भी पता चल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? शिक्षण प्रतिपुष्टि पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि नियोजन शिक्षण, उपयुक्त शिक्षण चक्र किस प्रकार के शिक्षण का है? ये बहुत ही कमाल का एक प्रश्न है। ये चक्र जो होता है, आप लोग अगर देखेंगे तो इस चक्र को ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। जिन्होंने मुझसे क्लास में कभी पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये शिक्षण प्रतिपुष्टि क्या होता है ना। क्लास का टाइमिंग, एक टाइम ड्यूरेशन होता है, 45 मिनट की जो क्लास होती है शिक्षण वाली, उसको लेकर ये बनाया गया है। तो उस समय नियोजन मतलब प्लानिंग करनी चाहिए, फिर पुनः शिक्षण करना चाहिए, फिर प्रतिपुष्टि, फिर नियोजन शिक्षण। तो ये इस तरह से चक्र चलता है। तो ये इसको कहते हैं सही अगर इसका उत्तर देखा जाए तो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आता है बेटा। ये किसके अंतर्गत आता है? सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आता है, कि जहां टीचर को एक प्लान करके काम करना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 हो गया है। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 9 कहता है कक्षा में उच्चारण कराते समय अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं, तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था उसको अनुकरण विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? अनुकरण विधि कहते हैं। अनुकरण का मतलब समझ रहे हो कि टीचर जैसा जैसा बोलते जा रहा है बच्चे वैसे वैसे कार्य करते चले जाते हैं। शुद्ध लेख में भी ऐसा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। यह प्रश्न कई दफा कई पेपरों में कई एग्जामों में आ चुका है। सही आंसर हो जाएगा मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी, आपको याद होगा मारिया मॉन्टेसरी ने साहचर्य विधि का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा अर्जन है। भाषा अर्जन का मतलब होता है सीखना, सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन ऐसा है कि बच्चे जब घर में बड़ों को, किसी परिवार में लोगों को सुनते हैं, वो वैसे बहुत जल्दी से शब्द ग्रहण कर लेते हैं, उसी को अर्जन करना कहते हैं। क्योंकि हम भाषा जो है पैतृक संपत्ति के तौर पर नहीं लाते हैं, हम समाज में रहकर ही भाषा को सीख लेते हैं, इसी को कहते हैं भाषा अर्जन। आज आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां पर अगर बहुत अधिक लोग उस भाषा को या उस बोली को बोलते हैं तो सहजता से वो शब्द हमारी भाषा और बोली में आने लग जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो है सहज और स्वाभाविक होता है। प्रयास पूर्वक तो वो है, फिर एफर्ट लगाने वाला काम है। शिक्षक की आवश्यक स्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर कि भाषा का अर्जन हम केवल भाषा की कक्षा में ही कर सकते हैं, ऐसा कतई नहीं है। आप मूवी देखते हुए, गाने सुनते हुए या कहीं खेलते हुए, खेल के मैदान में लोगों से, आस पड़ोस में बहुत सारी जगह से भाषा अर्जन कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? किस विधि में बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा सीखी जा सकती? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस विधि में बिना मातृभाषा को मध्यस्थ, मध्यस्थ मतलब मीडिएटर, बनाए, बिना मतलब बनाए भाषा सीख सकते? तो भैया व्याकरण विधि में तो ऐसा नहीं होगा, है ना। समवाय विधि में भी नहीं होगा। अगर आप लोग इसका आंसर देखें तो इसका सही आंसर होता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष मतलब आप लोग जैसे सुन रहे हो, जो बोल रहे हो उसके। व्याकरण अनुवाद विधि इसमें भी नहीं होगा, व्याकरण विधि में भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। आप लोग समझ गए होंगे इसका सही उत्तर क्या है, प्रत्यक्ष विधि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है ये,
भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण, परीक्षण मतलब समझते हो, एक तरह से अवलोकन करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर, पहले उसको पढ़ लेते प्रश्नों के चारों ऑब्जेक्टिव को। बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। तो इसका सही आंसर है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, ये सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले अगर हम लोग देखें तो स्कूली शिक्षा की जो पुस्तकें होती थी उसमें कितने अच्छे अच्छे बच्चों के लिए चुटकुले, कहानियां, है ना, मोटिवेशनल थ्योरीज वगैरह या कहानियां वगैरह होती थी, आज भी होती हैं। आज तो चित्रों के माध्यम से और बहुत सारी चीजें आ चुकी है, आज तो डिजिटल का जमाना है ना। किस तरह से टीचिंग को और इम्प्रूव किया जाए ये सब हो रहा है। पर पाठ्य पुस्तकों की बात करें तो गवर्नमेंट इस पर समय समय पर काम करते रहती हैं और समय समय पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी लाते रहती हैं। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो सरल भाषा में प्रयुक्त हो, बच्चों के परिवेश से जुड़े हो, केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास। देखो मैंने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव शब्दों से समझाया था, केवल व्याकरणिक नियम आ गए मतलब ये बात तो यहां पर सरासर गलत हो गई, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अत्यंत छोटे हो ये भी नहीं हो सकता, छोटे बड़े हो सकते पर अत्यंत छोटे हो ये तो नहीं हो सकता। तो सरल भाषा में प्रयुक्त हो इसकी संभावना है और बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों से जुड़ी हो, मतलब जो भी शिक्षा हम दे रहे हैं वो बच्चे पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। समाज या शिक्षक पर शिक्षा जो होनी चाहिए वो शिक्षक केंद्रित ना होकर छात्र केंद्रित होना चाहिए, बच्चे केंद्रित होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कुछ ही प्रश्न रह गए हैं, बस समाप्त करते हैं फिर इनको। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का उद्देश्य क्या है? द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य आप लोग पढ़िएगा। पहले हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, ये घड़ी के लिए मान सकते हैं। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। देखिए प्रथम भाषा तो कहीं ना कहीं मातृभाषा होती है, अब वो चाहे कोई भी हो, किसी क्षेत्र में कोई बोली होगी तो वो भी हो जाएगी, घरों में जो यूज होती है वो भी हो जाएगी। पर द्वितीय भाषा के रूप में बोल रहा है तो द्वितीय भाषा का मतलब यह है कि दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होना चाहिए। किससे जुड़ी होना चाहिए? बोले दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, यही इसका सही आंसर है। मानक हिंदी में तो नहीं हो सकता, क्योंकि मानक हिंदी तो एक स्टैंडर्ड रूप बनाया जाता है जो कि गवर्नमेंट उसके लिए एक टीम गठित करती है, वहां से होता है। हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ स्थान देना, ये नहीं हो सकता। मातृभाषा अंतर थोड़ी करना है दोनों में। तो उसने तो बोला है कि सीखने का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है दैनिक जीवन में जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों को यूज करते हैं या भाषा को यूज करते हैं उसके लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना, केवल बच्चों की कमियां जानना। फिर केवल शब्द आ गया, ये तो होगा ही नहीं। केवल यह जानना कि बच्चे ने कितना सीखा ये भी नहीं होगा। तो ये केवल और मात्र और सिर्फ वाले जहां शब्द मिलते हैं, जिसको मैं नेगेटिव शब्द कहता हूं, जहां अगर ये शब्द आ रहे होते हैं इनको तो पहले हटा दिया करो। तो आपके पास केवल दो प्रायिकता बच गई, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना और बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। तो भैया सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य ही है कि बच्चे ने क्या सीखा और क्या जाना और क्या समझा। तो सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? देखो अधिगम का मतलब होता है सीखना और अर्जन का मतलब होता है प्राप्त कर लेना, वो कहीं से भी कर सकते हैं। पर अधिगम में क्या होता है कि एक प्रोसेस के साथ चलना होता है, धीरे धीरे सीखना भी हो सकता है। तो 17 का आंसर अगर आप लोग देखते हैं तो चलो उसके लिए क्या भाषा अर्जन और अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है
भाषा परिवेश की उपलब्धता है, भाषा का कठिन स्तर, ये तो नहीं हो सकता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक में तो बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज भी हो सकती हैं। तो इसने पूछा है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर ये है कि भाषा परिवेश की उपलब्धता, मतलब ये है कि अर्जन करने के लिए भी आपको उपलब्धता चाहिए और अधिगम के लिए भी। अगर आपके पास भाषा की उपलब्धता है, अगर मान लीजिए आपको अंग्रेजी सीखना है, तो हमारे घर का माहौल अंग्रेजी का है ही नहीं, हमारे घर में कोई अंग्रेजी बोलता ही नहीं है, तो हमें कठिनाई होगी थोड़ा सीखने में शुरू में। पर जब हम परिवेश प्राप्त कर ले और उसके चीज़ें, मतलब ये कहते हैं ना कि एक माहौल बना दे, ऐसे ही लोगों के साथ रहे जो उसी भाषा को जानते या बोलते हैं, तो हम भी धीरे धीरे उसको एडॉप्ट कर लेते। तो ये अंतर हो सकता है भाई। सही आंसर है इसका भाषा परिवेश की उपलब्धता। चलिए कुछ ही प्रश्न रह गए हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। और कैसे लग रहे हैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। और इसके बाद मैं आप लोगों को इसके विस्तार से पूरे 8 अध्याय पढ़ाने वाला भी हूँ, तो बने रहिएगा, तैयार रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा। चलिए अगले प्रश्न के साथ जुड़ते हैं। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब यहां पर बोला है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो ये सारे, पर उसमें भी सर्वाधिक कौन सा है? वो कहते हैं ना कि सब में एक कौन श्रेष्ठ। तो भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरी, समृद्ध भाषिक वातावरण, तो भैया यही सही आंसर है ना। एटमॉस्फियर अच्छा होना चाहिए, एक माहौल होना चाहिए ना जिसको कहते हैं। अगर वह भाषिक माहौल रहेगा, जिस भाषा को भी, चाहे आप फ्रेंच सीखे हो, हिंदी सीखना हो, उर्दू सीखना हो, जो भी सीखना हो, पर वैसा एक माहौल होना चाहिए। तो जल्दी सीख लेते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 19 ये कहता है, प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि ओके, ये निम्न है भाई, है ना। निम्न में से किस विधि द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है? बहुत ही अच्छा और कमाल का क्वेश्चन है। सही आंसर है किंडरगार्टन। सही आंसर क्या है? किंडरगार्टन। अगर आप लोग फ्रोबेल की ये विधि है, ये किंडरगार्टन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो ये विधियां वगैरह मैं आपको सब कुछ बकायदा पढ़ा कर दूंगा। अगला प्रश्न जो है, अंतिम प्रश्न आज का 20 नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर की भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान देना चाहिए? रचनाओं को बोल रहा है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, एथिक्स पर जिसको कहते हैं, केवल कहानी अथवा कविताओं पर आधारित हो, विदेशी साहित्य की रचना हो, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग छटाएं हैं। छटाएं मतलब समझते हो, अलग से भाषा नजर आने लगी हो या भाषा की कुछ विशेषताएं नजर आने लगी हो। तो इसका सही आंसर जो है वो डी होगा। एक बार मैं और आपको ऑप्शन क्लियर करा दे रहा हूं। तो ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों, जिनमें भाषा की अलग छटाएं हो। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो आज का? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी को लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। आज फिर आपको एक और वीडियो मिलने वाला है। ऐसे एमसीक्यूज आपके लिए डेली आते जाएंगे। चलिए इतिश्री।